देखिए, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 आया है अभी प्रेजेंट में। एक्ट नंबर 23 है 2021 का। इसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया है, काफ़ी बदलाव किया गया है। और देखा जाए बदलाव का आधार यहाँ पर डीएम को पावर ज़्यादा दे देना है। अब जितनी भी कल्याण संस्थाएं, समितियाँ जो भी होगा यहाँ पे, संरक्षण हाउस या बाल हाउस कुछ भी होंगे, सब यहाँ पे डीएम साहब के अंडर में कर दिए गए हैं, डीएम साहब के सुपरविजन में यहाँ पे कर दिए गए। ये पावर यहाँ पे 2021 के अमेंडमेंट द्वारा बढ़ाए गए हैं इसमें। तो इनके पावर को जहाँ अमेंडमेंट हुआ है यथास्थिति ही पढ़ेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, बस जहाँ कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट रहा होगा या और कोई अधिकारी वहाँ पर डीएम कर दिया गया है। हाँ, बाकी लोगों को ऑडियो क्लियर आ रही है ना मेरी? मेरे ख्याल से आना चाहिए आवाज़ सही। हाँ, क्लियर आ रही है आवाज़। अश्विन, क्लियर नहीं आ रही क्या आपको आवाज़? देखो, कोशिश कर रहा हूँ कि आए सबको। क्या कई बार ऐसा हो सकता है थोड़ा आपके यहाँ नेटवर्क गड़बड़ हो या कुछ प्रॉब्लम हो। चलिए बात कर। अच्छा, आपके क्लियर नहीं आ रहा कुछ? अच्छा, कुछ भी समझ में, बाकी लोगों को समझ में। आप एक बार क्विट कीजिए, क्विट करके फिर से री एंट्री कीजिए। हाँ अश्विन, अब मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है। चलिए, 2015 का एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस नाम से जाना जाता है ये एक्ट। एक्ट नंबर 2 है 2016 में, दूसरे नंबर का एक्ट रहा है क्रिएट होते समय। 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति महोदय की इस पर सहमति प्राप्त हुई। इसके कुछ उद्देश्य हैं, खासतौर से ये 3 उद्देश्यों के लिए क्रिएट किया गया है। पहला उद्देश्य, विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का जिक्र है। उल्लंघन करने वाले बालक और देख रेख और संरक्षण के याचक बालक हैं, उनके लिए उनसे संबंधित विधि को क्रिएट करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। दूसरा, बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्याय निर्णयन और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देख रेख, संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए। अब ये देखा है, बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में देते हुए देख रेख, संरक्षा, विकास पे जोर दिया गया है यहाँ पे। इसके पर्पज से एक्ट बनाया गया है। और तीसरा, इसमें इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए तथा उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों के समीकरण और संशोधन के लिए। अब तीसरी चीज़ ये बताता है इनके पुनर्वास, संशोधन और समीकरण और संशोधन के लिए भी व्यवस्था करने के लिए बात की गई। तो पुनर्वास की भी बात ये कहता है कि जरूरतमंद बालक हैं या विधि का उल्लंघन करने बालक हैं, उनके संबंध में प्रावधान करने के लिए। दूसरा, बालकों के सर्वोत्तम हित में संरक्षक गृह, विकास, समुचित देखरेख का प्रावधान करने के लिए। तीसरा है संस्थाओं की स्थापना, बालकों के पुनर्वास और अधिनियम का समीकरण संशोधन करने के लिए। ये 3 या 4 उद्देश्य आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके थोड़ा ध्यान दीजिए। दोनों तरह के बालक हैं, आप देखेंगे 2 लाइन इनको आपको पढ़ना है। एक ये विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक और दूसरा ये देख रेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालक। दो प्रकार के बालकों को ध्यान में देते हुए पढ़ना है। मतलब जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, उन्हें हम जरूरतमंद बालक बोल देते हैं, देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक। और अपराधी कौन से हैं? आपने देखा ना, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, किशोर के अंतर्गत आ रहे हैं,
तो उनको अपन यहाँ पे किशोर अपराधी बोल देते हैं, जो कोई अपराध करते हैं। जैसे आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध कर दिया किसी ने, वही अपराध अगर कोई किशोर करता है तो यहाँ पे किशोर अपराध के अंतर्गत आएगा। यह किशोर न्याय अधिनियम संविधान के कुछ अनुच्छेदों से संबंधित है, जिनका उल्लेख यहाँ लिखा हुआ है। इनके बारे में अपन चाहे लिख लेंगे। रिलेवेंट आर्टिकल 15(3) में पता है आपको क्या है? बच्चों और स्त्रियों के संबंध में विशेष प्रावधान है 15(3) में। आर्टिकल 39E में क्या है? आर्टिकल 39F ये भी बच्चों और महिलाओं के संबंध में व्यवस्था करते हैं। आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, ये टोटल 5 आर्टिकल हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ना है, ध्यान देना है कि ये आर्टिकल जुवेनाइल जस्टिस किशोरों के संबंध में व्यवस्थाएं करते हैं या बालकों के संबंध में व्यवस्थाएं करते हैं। कुछ कन्वेंस हुई हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ तीसरा पैराग्राफ है, फिर चौथा पैराग्राफ है एक्ट में। तीसरे पैराग्राफ में लिखा है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, बालकों के अधिकारों से संबंधित एक ट्रीटी हुई है या फिर आप बोलेंगे कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, जिस पे भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अंगीकार किया या सहमति दी है इसको। जैसे अभी देखते हैं हम लोग 193 लगभग देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं अभी प्रेजेंट में। तो 193 देश में से ज़रूरी नहीं है कि हर लोग मीटिंग लागू हो। जैसे जितने सांसद हैं हमारे यहाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर विधेयक पारित हो तो सारे सांसद ही उस पर साइन करें। कोरम पूरा हो जाता है तो मीटिंग चालू हो जाती है और साइन कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सभा और सुरक्षा परिषद की मीटिंगें होती हैं, तो उनमें भी यही व्यवस्था रहती है। तो हमारे देश ने बालकों के अधिकारों को संरक्षण से संबंधित एक अभिसमय है, उसको यहाँ पे अंगीकार किया है, कन्वेंशन को अंगीकार किया है 11 दिसंबर 1992 को। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसकी डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकती है कि यूएन के बालकों के अधिकारों का अभिसमय है, इसको भारत ने कब अंगीकार किया, कब स्वीकार किया? 11 दिसंबर 1992। 2015 से काफ़ी समय पहले की बात है। कैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2000 का एक्ट था, इससे पहले अभी आगे लास्ट की धाराओं में पढ़ेंगे 2000 के एक्ट को रिपील करके 2015 का एक्ट बनाया गया। अब देखिए कुछ और अभिसमय हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो पहला तो ये 1992 का में जिसको सहमति की है, बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय ही हो गया, सबसे लास्ट के पैराग्राफ में अपन देखेंगे। दूसरा हो गया किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985, बीजिंग नियम जिसको जाना जाता है। 1985 में बीजिंग नियम आया जो बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। तीसरा है अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम 1990। स्वतंत्रता से वंचित, स्वतंत्रता के मायनों को क्रिएट करने के लिए बच्चों के संबंध में 1990 का संरक्षण नियम आया। चौथा है बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हैग कन्वेंशन। हैग कन्वेंशन आया 1993 में। तथा पांचवा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों में वैध मानकों को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित करना समीचीन है। अब ये कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के अभिसमय हैं और 5वां ये एक्ट है 2000 का, 56वां एक्ट में था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इस एक्ट को बनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये 4 संधियाँ हैं जिनको आपको ध्यान देना है इस एक्ट द्वारा, 2000 के एक्ट को ओवर रूल करके नया। आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। देखिए किशोरों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध आंकड़े ब्यूरो के NCRB जिसको बोलते हैं, उसके आंकड़े भी इन्होंने बताए हैं कि अपन को 16 से 18 वर्ष की आयु के कार्य करने वालों की वृद्धि हुई है। निर्भया वाला केस देखिए, जुवेनाइल ही था वो,
जिसने सबसे ज़्यादा क्रूरता का परिचय वहाँ पे दिया देखने को मिला है। अब ऐसे बच्चों के क्या सुधार की संभावना करें, तो यहाँ पे 16 से 18 के बीच में किशोरों की आयु करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस एज ग्रुप में ज़्यादा अपराध हुए हैं। तो ये भी एक कारण था 2015 एक्ट लाने का कि इसमें एज का बाउंडेशन भी थोड़ा बढ़ाया गया है। सेक्शन 1 पे आ जाएंगे हम लोग। अब देखिए, इसमें इसका विस्तार तो संपूर्ण भारत पे, आप लोगों को ये पता है, संपूर्ण भारत पे विस्तार है। सभी एक्ट, लगभग 5 एक्टों को छोड़ के बाकी सारे 20 एक्ट यहाँ पे सभी पूरे मध्य प्रदेश पे 5 एक्ट लागू हैं। बकाया 15-16 एक्ट मान लीजिए, 15 कितना 17 एक्ट मान लीजिए संपूर्ण भारत पे लागू है, और 5 एक्ट ऐसे हैं जो भारत और भारत के बाहर भी लागू हैं। जैसे मान लीजिए एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब अफीम लेना है, चरस गांजा, तो इंडिया में और भारत में कहीं से भी ले सकते अपन, एनडीपीएस। इसके अलावा बंदूक लेकर कहीं भी जा सकते, आर्म्स, मेरे ख्याल से आर्म्स है। इसके अलावा कंप्यूटर आप कहीं से भी खरीद सकते, भारत या विदेश से भी, तो आईटी एक्ट। 3 ये हो गए। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पूरे भारत पे इन्वेस्टिगेशन करती है। 4 भारत तथा भारत के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन करती है टीम। 4 हो गए। अब एक एक्ट और है भी कोई, जो अपन को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। 5 एक्ट हैं जो भारत और भारत के बाहर लागू होते हैं, बाकी सब पूरे एमपी वाले एमपी में लागू होते हैं, सिर्फ इंडिया में लागू होते हैं। तो ये आईपीसी है, कौन सा आईपीसी? हाँ, आईपीसी अपन बोल सकते थे। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को यहाँ से बाहर ही रखिए तो अच्छा है, ठीक है। संपूर्ण भारत पर लागू होती है आईपीसी। उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाया गया है, आपको मैं बताऊं। एक हिसाब से उसका क्राइटेरिया अलग है, तो ये थोड़ा ये अपन देखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किसी दिन ये 5 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। आईपीसी से आईपीसी को थोड़ा यहाँ पे बाहर रखिएगा, यहाँ को अलग ही से उनको पढ़िए आप, कैसे वो थोड़े आपको मिसगाइड करेंगे, कैसे एक ही सेक्शन 1 में नहीं है वो सब चीज़ें। क्षेत्रीय और क्षेत्रातीत सिद्धांतों के बेस पे वो प्रवर्तन बताती हैं, जो कुल मिला के इंडिया के समान ही लागू होता है। विदेश में कोई अपराध करेगा तो दंडित नहीं कर सकते, प्रत्यर्पण संधि नहीं होगी। तो संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है। अपन लौट के आ जाते हैं एक्ट की क्लास 1 पे, सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, और यह किस तारीख को प्रवृत्त होगा? 15 जनवरी 2016 से लागू है। कब से लागू है? 15 जनवरी 2016 से लागू है। अब यहाँ पे सब क्लॉज 4 है इसमें। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वश किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित मामलों में लागू होंगे। तो ये कह रहे हैं कि इस जो एक्ट बनाया गया है, इसके उपबंध 2 प्रकार के बच्चों के ऊपर लागू होने वाले हैं। जो व्यवस्थाएं की गई हैं 2 तरह के बच्चों की। एक बच्चे ऐसे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कोई अपराध करते हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग, अन्य एक्टों के अकॉर्डिंग, और एक बालक ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद है, देख रेख के ज़रूरतमंद है, मतलब अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों के संबंध में व्यवस्था करें। तो दोनों को अपन को सुधारना है। तो अपराधी प्रवृत्ति के बालक है तो उनको क्या करेंगे? अपन गिरफ्तार करेंगे, लिखा हुआ है इसमें क्लॉज, सब क्लॉज रोमन 1 में। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या अपराधी बालक हैं तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे, निरोध में रखेंगे, अभियोजन चलाएंगे, दंड लगाएंगे, कारावास देंगे, पुनर्वास करेंगे, समाज में पुनः बुलाएंगे। अपराधियों की भांति ट्रीट नहीं करेंगे, इन्हें बालकों की भांति ट्रीट करके इनके ऊपर कार्रवाई की। और देख रेख और जरूर संरक्षा के ज़रूरतमंद बालक हैं, जो अनाथ बच्चे हैं। मान लीजिए आपको 4 साल का बच्चा मिल जाए कहीं सड़क पे, देख रहे हैं ना, अब ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। पहले
एक समय हुआ करता था, कोई बिन ब्याही माँ बन जाती थी तो परिवार वाले क्या, वो खुद ही जहर खा के मर जाया करती थी। अब ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। अब एक तो पता ही नहीं चलता है कि रिलेशन कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं हमारे रिलेशन। शादी बाद में होती, पहले आजकल बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चे हो गए हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें हटा भी देते हैं बच्चों को, कहीं अनाथ आश्रम के बाहर या कहीं सड़क पे छोड़ देते हैं। तो अब ऐसे बालक पाए जाते हैं, जैसे जन्म हुआ है, बालक पाए गए हैं, 2-3 साल का बच्चा कहीं से बेपहद किया गया, वो पाया गया है कहीं पे भीख मांगते हुए, कोई नहीं है उसका, तो इसको अपन संरक्षण में ले लेती है संस्थाएं एवं, और उनके पुनर्वास दत्तक ग्रहण की बात की जाती है, समाज में पुनः मिलाने और वापसी की भी क्रियाएँ और विनिश्चय आदेश दिए जाते हैं उनके संबंध में, कि उनको सुधारात्मक सहयोग हो और जाकर वो जीवन में कुछ कर पाए। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इसका यूज कितना लोग करवा पाते हैं, हमें भी अपने चाइल्ड लाइन का नंबर अपने पास होना चाहिए मोबाइल में, जिससे अपन लोग क्या करें, कभी ऐसा कोई दिखता है तो अपन उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 1090 ऐसे कुछ नंबर है चाइल्ड लाइन का, आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा MP का। परिभाषाएं, देखिए परिभाषाओं में बिल्कुल दम नहीं है, आप बस एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा तो परिभाषाएं आपको कवर होती रहेंगी। काफ़ी परिभाषाएं हैं इसमें, आप देखिएगा, ये देखिए कितनी परिभाषाएं हैं इसमें, 61 परिभाषाएं हैं। देखिए परित्यक्त बालक, अब देखिए परित्यक्त बालक होता है एबंडन्ड चाइल्ड जिनको बोलते हैं, अपने जैविक या दत्तकग्राही माता पिता, जैविक मतलब रियल फादर मदर, जिनके उससे वो जन्म हुआ है। दत्तकग्राही माता पिता एक माता पिता है जिन्होंने दत्तक लिया है, या संरक्षक या गार्जियंस है कोई, द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है। अब इन लोगों ने त्याग दिया है, कोई बालक है और समिति ने परित्यक्त घोषित कर दिया है, तो ये एबंडन्ड चाइल्ड कहलाता है। कुछ बालक होते हैं या तो डिसेबिलिटी के कारण होते हैं, त्याग देते हैं परिवार वाले, या उनकी स्थिति थोड़ी ऐसी रहती है कि उनका खुद का मेंटेनेंस नहीं हो रहा, बच्चों का क्या करेंगे तमाम स्थिति, तो वो छोड़ देते हैं बच्चों को, जो जहाँ जाए सो रहे। इस तरह का भी देखने को मिलता है, जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम करने के लिए, वो बच्चों का संरक्षण कैसे करें। तो परित्यक्त बालक हैं जिनको इन लोगों ने अभित्यक्त, ऐसा बालक है इनके द्वारा अभित्यक्त किया गया है, जैविक माता पिता, दत्तकग्राही माता पिता, संरक्षक द्वारा, और परित्यक्त घोषित किया गया है, समिति द्वारा परित्यक्त घोषित किया गया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर समिति, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, समिति द्वारा परित्यक्त घोषित। 2.2 सेक्शन 2 खंड 2 में दत्तक ग्रहण को परिभाषित किया गया है। एक प्रोसीजर होती है दत्तक ग्रहण, आप लोगों को खुद पता है, एक प्रोसीजर होती है। अब हम लोग हिंदू में रिजेक्ट पढ़ते एक दत्तक होम होता है, और जिनमें पानी लेते हैं, कसम खाते हैं, ये बच्चा मेरा है, आज से मेरा ही रहेगा, और ऐसा माना जाएगा कि उसने जन्म ही मेरे घर में लिया है, तमाम चीज़ें उसके संबंध में बोलते हैं। तो दत्तक ग्रहण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है। मैं एक सीरियल देखता था, स्टार प्लस या किसी पे आता था, वो उसकी 2-3 बच्चियां रहती थी, गरीब रहती थी, मेड रहती थी, वो अच्छे बड़े बड़े घरों में दत्तक करवा देती, फिर उसकी माँ उनको देखने जाया करती। बड़ी बच्ची सेटल्ड हो जाती, शादी हो जाती, उसकी दत्तक के बाद अच्छी शादी कर देते, छोटी बच्ची से मोह नहीं जाता माँ का, आखिरकार वो लास्ट में दत्तक ग्रहण को विड्रॉ करने की कोशिश करती। तो यहाँ पर देखिए, जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया है। हमने किसी को गोद दे दिया बच्चे को, तो रियल फादर और मदर अब और दूसरे हो गए, हम जैविक मदर हो गए, फादर हो गए, वो दूसरे दत्तक माता पिता हो गए, और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, उत्तरदायित्व सहित
जो किसी वैध बालक से जुड़े हों जैविक बालक बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन बैक का सिद्धांत आप लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा होगा। रिलेशन बैक का सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे। ये माना जाएगा कि वो बच्चा जिस दिन दत्तक लिया गया है उस दिन से उस माता पिता का नहीं होगा। कब से होगा? जन्म से होगा। ये मानो उसने जन्म ही उनके यहाँ लिया। इसको रिलेशन बैक का सिद्धांत बोलते हैं। सेक्शन 6 हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में ऐसा कहा गया है। दत्तक ग्रहण विनियम। प्राधिकरण द्वारा विरचित केंद्रीय सरकार द्वारा दत्तक ग्रहण के संबंध में अधिसूचित विनियम। कुछ रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना है। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदू लॉ में ही पढ़ते थे हम कि 21 साल का अंतर होना चाहिए जिसका भी अपन बच्चे को गोद लेते हैं। एंटी जेंडर में गोद नहीं लिया जा सकेगा। कम आयु के बच्चों को गोद लेने की बात की गई। ऐसा नहीं हुआ कि आप मान लीजिए 40 साल के हैं, आप 21 साल की लड़की को गोद ले रहे हैं तो उसका शोषण हो सकता है। आप रियल फादर मदर की भांति ना यूज करें। तो महिलाओं के संबंध में पत्नी की सहमति से गोद लेंगे, पहले से औलाद नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे फोकस होती हैं। जैसे आप सुष्मिता सेन को ही देख लीजिए, इन्होंने शायद 2 बच्चियों को गोद लिया है। अब ये लोग गोद लेते हैं, ट्रेंड आता है, उनको भरण पोषण कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। तो ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना पड़ता है। दत्तक ग्रहण विनियम जिनको कहा जाता है, केंद्र सरकार इनको क्रिएट करती है। रेगुलेशन कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये आपको जानकारी होना चाहिए। रेगुलेशन बनाने का काम होता है ट्राइब्यूनल का। तो यहाँ भी प्राधिकरण द्वारा विरचित किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिसूचित केंद्र सरकार करती है, प्राधिकरण विरचित करती है, अधिसूचित केंद्र सरकार करती है। सेक्शन 2(4) को हटा दिया गया है जो एक प्रशासक के बारे में बताती है। 2021 के गवर्नमेंट द्वारा रिपील कर दिया गया है। 2(5) में पश्चातवर्ती देखरेख है। अब इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए इसके शब्द को ही आप पकड़िएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शब्द को पकड़ने पश्चातवर्ती देखरेख समझ में आ जाएगी। जैसे एक महिला है, अब एक महिला प्रेग्नेंट है मान लीजिए, तो प्रेग्नेंट के दौरान पति या घर के अन्य सदस्य उसकी देखरेख करते हैं, तो पूर्ववर्ती देखरेख हो गई। अब प्रेग्नेंट के बाद जैसे मान लीजिए मेरे घर में भतीजा हुआ है छोटे भाई का, अब बहू की और भतीजे की देखरेख करती है, माता जी करती हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग भी वो करते हैं, केयर करते हैं उसकी। तो ये पश्चातवर्ती देखरेख हो गई है। तो यहाँ पे किशोर के संबंध में अपन क्या समझेंगे? जुवेनल है, जुवेनल जब तक रहता है पूर्ववर्ती देखरेख को, जब तक उसकी आयु पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसे समाज में स्थापित करने की बात की जाती है, पैसे दिए जाते हैं, दुकान खुलवाई जाती है, सब काम करवाए जाते हैं। ये पश्चातवर्ती देख वही लिखा है यहाँ पे, इसको समझिएगा। पश्चातवर्ती देखरेख से 2(5) के अंतर्गत आफ्टर केयर से उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अंडरलाइन कर लेना, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ये कह रहे 21 की आयु पूरी नहीं की है, 18 से 21 के बीच के लोग हैं, और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है। वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना उपबंधित है। अब जिस संस्था में उन्हें रखा गया था उस संस्था में अब किशोर वाली एज खत्म हो गई तो नहीं रखेंगी। बड़े लोगों को थोड़ी रखना है वहाँ पे कि अपन 18+ वाले 20+ वाले लोगों को किशोर संस्थाओं में रखें, नहीं रखना है। वहाँ अपन को 18 से कम वाले बच्चे रखना है। जैसे आप कभी यहाँ पे अनुज आप देखिएगा, बाल सुधार गृह यहाँ बना हुआ है न्यू पन्ना नाके पर, जहाँ पे ये आप जाते हैं स्टेशन रोड पे बना हुआ है। आप तो वहाँ पे 18 के बच्चे रखे जाते हैं, -18 के बच्चे नहीं रखते, उन्हें फिर वहाँ से हटा दिया जाता। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कोशिश किया जाता है कि अब इन्हें सुधार किया जाए। देखिए इसमें दंड भी देखिएगा, 3 साल की कारावास होती है, समथिंग कुछ समझ में आएगा आपको।
ज़्यादा सज़ा इनको दे दी जाती है। तो इन्हें 21 वर्ष 18 से 21 वर्ष के बीच के हो जाते हैं, 18 प्लस के हो जाते हैं, फिर इन्हें समाज में स्थापित करने की बात की जाती है। इनके आचरण को देखते हुए इन्हें व्यवस्थित किया जाता है, कोई रोजगार खुलवाया जाता है, आर्थिक मदद की जाती, समथिंग। प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण 2/6 में है। अब देखिए दत्तक ग्रहण होता है, अब दत्तक ग्रहण में विदेशी लोग भी दत्तक लेते हैं हमारे इंडिया में, तो ये एक मान्यता देता है विदेशियों को भी दत्तक ग्रहण लेने के संबंध में। तो इसी संबंध में कुछ यहाँ व्यवस्थाएं देखिए। से ऐसा कोई विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो अनिवासी भारतीय के या विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता पिता के भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदन का समर्थन करने की उस देश के उनके केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है। अब देखिए यहाँ पे बस इतना ध्यान दीजिए, इसमें अपन थोड़ा ज़्यादा मत उलझिएगा। विदेशी दत्तक ग्रहण प्राधिकरण जो है उनको केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई है। यहाँ पे केंद्रीय सरकार की सिफारिश के आधार पर इनको मान्यता दी गई है, तो इन्हें भी बराबर प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण बोला जाता है। जब मान्यता दे दी गई है तो क्या होगा, ये ऑथराइज हो गए। जैसे अपन लोग जितने लोग भी पढ़ रहे क्लास में, तो हमने कहीं ना कहीं आपको एडमिट किया है, इस क्लास में मीट में एडमिट करना पड़ रहा है। अगर मैं एडमिट ना करूं किसी को तो वो क्लास से वंचित हो जाएगा ना। तो अपन लोग जितने लोग हैं उतने ही लोग पढ़ रहे हैं, बाहर के लोग तो बिना मेरी परमिशन के इसमें नहीं घुस पाएंगे। गूगल मीट में कुछ सुविधाएँ अच्छी हैं। यहाँ पे यही बात हम कह रहे हैं कि विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी है, वो अगर प्राधिकृत की गई है केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा, तो उसको पूरे अधिकार हो जाएंगे दत्तक ग्रहण करने के। 2/7 में प्राधिकरण है, धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण है। तो 68 के अधीन गठित जो स्रोत अधिकरण है केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध अभिकरण प्राधिकरण, वो धारा 68 के अधीन बताया गया है, ये प्राधिकरण है। चलिए 2/8 में भीख मांगना है। अब भीख मांगने में जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं किसी को भीख मांगते हुए, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ खास नहीं है। देखिए, किसी लोक स्थान में भिक्षा की याचना करना, उसे प्राप्त करना, किसी प्राइवेट पर्सन में भिक्षा की याचना करने, उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। अब देखिए, हम लोगों के यहाँ आते हैं लोग, कोई भगवान की मूर्ति लेके आ जाते हैं, पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं लोक स्थान पे या प्राइवेट स्थान पे, पब्लिक स्थान पे, हमें रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए हैं, गार्डन के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ पे लोग आते कुछ पैसे दे दो। घर के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ पे भी भीख मांगने वाले आते हैं, घर का दरवाज़ा बजा के भी भीख मांगने आते हैं। गाँव में तो ये एक ट्रेंड ही चलता रहता है, और गांव वाले खुशी खुशी देते हैं उन लोगों को। गांव में ज़्यादा वो रहते हैं, किसी को मना नहीं करते भिक्षा देने से। तो लोक स्थान पर और प्राइवेट पर्सन दोनों जगह भीख मांगने वाले आते हैं। यहाँ पे भिक्षा प्राप्त करने या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग को प्रदर्शित करना। ट्रेनों में देखिए, अब वो कहते हैं कि इलाज होना है किडनी का, वो कहते हैं इनको पैरालिसिस हो गया, देखो किस पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे, कुछ पैसे दे दो। बोतल भी चढ़ाए रहती थी, तो मैंने तो इतना देखा है। अब इस तरह की जो बातें होती हैं, वो भीख मांगने का ही तो पर्पज होता है। गाने वगैरह बजाते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं पैसा मांगने के लिए। तो ये पब्लिक या लोक स्थान पर या प्राइवेट स्थान पर, दोनों जगह पर इस तरह की गतिविधियाँ अपन को देखने को मिलती हैं। चोट के निशान पशु पक्षियों पर या अपने शरीर पर बताकर या किसी अन्य के शरीर पर बताकर पैसे मांगना, ये भी भीख के अंतर्गत आता है। सेक्शन 9 सबक्लॉज 2/9 में है बालक का सर्वोत्तम हित। तो यहाँ पे 6-7 पॉइंट हैं जिसको आप अंडरलाइन करके नंबर डाल दीजिएगा। इससे बालक के बारे में पहला, मूलभूत अधिकारों, फंडामेंटल राइट हैं जो उनके। दूसरा, ज़रूरतों
तीसरा पहचान, पांचवा सामाजिक कल्याण, छठवां भौतिक, चौथा सामाजिक कल्याण हो गया, पांचवा भौतिक हो गया, छठवां भावनात्मक हो गया और सातवां बौद्धिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए विनिश्चय का आधार विपरीत है। अब बालक का बोलते ना चक्षु दिशाओं से विकास होना चाहिए, किसी व्यक्ति का चक्षु दिशाओं से, खास तौर से बच्चों का। तो चाहे भौतिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मूलभूत आवश्यकताएं, सामाजिक कल्याण हो, तो हर जगह से विकास इनकी बात की गई है। तो ये सर्वोत्तम हित में आता है। न्यायालय जब डिसीजन देता है तो इनके सर्वोत्तम हित को ध्यान दिया जाता है कि किस में इस बच्चे का ज़्यादा हित रहेगा और ज़्यादा गेन कर पाएगा या फायदा रहेगा। 2.10 में बोर्ड है, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड। देखिए, किशोर अपराधियों के संबंध में जो बोर्ड कार्य करता है वो किशोर न्याय बोर्ड है। और देखरेख जरूरतमंद बालकों के संबंध में जो समिति कार्य करती है, चाइल्ड वेलफेयर बालक कल्याण समिति। ये अलग, दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं। एक मान लीजिए क्रिमिनल मामले हैंडल कर रही, एक सिविल मामले हैंडल कर रही, इस तरह की व्यवस्था है। 2.11 केंद्रीय प्राधिकरण। अब देखिए केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत क्या आएगा। बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हैग कन्वेंशन 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है। अब हैग कन्वेंशन 1993 हुआ है, इसके अधीन मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग यहाँ पे आता है हैग कन्वेंशन के अंदर। तो ये क्या केंद्रीय प्राधिकरण है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण है जो हैग कन्वेंशन 1993 के बाद आया है, वो हैग केंद्रीय प्राधिकरण है। ये आप ध्यान दीजिए। 2.12 अब इसको आप टिक कर देना, बालक को थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ, बालक आपको समझना है। और 2.35 में किशोर समझेंगे आप। बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अब देखिए चाइल्ड के लिए इन्होंने बताया 18 वर्ष से की आयु पूरी नहीं की है। इसके बाद अपन सीधा 35 निकालेंगे, खंड 35 में किशोर को परिभाषित किया गया है, उसको भी आप यहीं बालक के साथ देखें। किशोर से 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है। तो इन दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है। यहाँ पे कोई व्यक्ति के बारे में बताया गया जो 18 वर्ष से कम है, वो बालक है। और किशोर में ऐसे बालक के बारे में बताया गया है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। व्यक्ति और बालक शब्द क्यों जुड़े हैं, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 में, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट आपको ध्यान देना। पहला पॉइंट एक है, से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में अभिकथन है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है। नंबर 1, ऐसा बालक है जिसके बारे में ऐसा पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है, वो कैसा है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है। और नंबर 2, जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, मतलब 18 वर्ष से कम आयु का है ऐसा व्यक्ति है, तो वो भी यहाँ पे बालक माना जाए। जिसने कोई अपराध किया है और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं है, वो यहाँ पर विधि का उल्लंघन करने वाले बालक समझे जाए। 2.14 देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक, ये 2.14 में बताया गया है। से ऐसा बालक अभिप्रेत है, कौन सा बालक अभिप्रेत है। अब किसको देखरेख की जरूरत है, तो ये दोनों आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, 13 और 14, ये दोनों इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट लगाना, इन्हीं के ऊपर तो पूरा एक्ट बना है, इन दोनों के ऊपर। सेक्शन सब क्लॉज 13 पे टिक लगा लीजिए, 14 पे टिक, दोनों पे IMP लिख लीजिए। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक 2.14 में बताया गया है। से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर, निश्चय निवास स्थान नहीं है, जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए दृश्यमान साधन नहीं है, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों का या तत्संबद्ध किसी विधियों का उल्लंघन किया है, या पथ पर भीख मांगते वहाँ रहते पाया जाता है। सब क्लॉज 3, जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है चाहे वह बालक का संरक्षण हो या नहीं, और ऐसे व्यक्ति ने बालक को क्षति पहुंचाई है, कोई भीख मंगवाता है, मान लीजिए क्षति पहुंचाता है, शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी उपेक्षा की है, अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत है।
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है। देखिए किस तरह से बालक का यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने, उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है। देखो शोषण किया है, विधि का अतिक्रमण किया है, धमकी दी है, और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्त संभावना है। सी, किसी अन्य बालक या बालकों का वध किया है, कर दिया है। देखो बच्चों को मार दिया है किसी ने, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है, और पृष्ठगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण, उसके उपेक्षा किए जाने की युक्त संभावना है। या चौथा, जो मानसिक रूप से बीमार, मानसिक शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है, घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या उसके माता पिता या संरक्षक हैं किंतु वे उसकी देखरेख करने में यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए असमर्थ है, मतलब अनाथ है। जिसके माता पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने, उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है। माता पिता हैं लेकिन वो क्या है, इतने असमर्थ हैं कि वो देखरेख नहीं कर सकते हैं। जिसके माता पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख और संरक्षण करने का इच्छुक नहीं है, जिसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया गया है, त्याग दिया है माता पिता ने। अनाथ, ये भी अनाथी की कैटेगरी का है। जो गुमशुदा या भागा हुआ है, जिसके माता पिता ऐसी रीति में जो बेहद की जाए युक्त जांच के पश्चात भी नहीं मिल सकते। अब व्यक्ति एक घर से भाग के आ गया या रास्ता भटक गया है, उसको नहीं पता है वो कहाँ का है, ऐसे बच्चे भी यहाँ आएंगे। जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न, शोषण किया जा रहा है, किए जाने की संभावना है। अब लैंगिक दुर्व्यवहार किया है, एब्यूज किया जा रहा है जिसका, वो बच्चे भी यहाँ पे आएंगे। जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किया गया है, या सम्मिलित किया जा रहा है, या सम्मिलित किए जाने की संभावना है। अब देखो असुरक्षित पाया गया है, अवैध तरीके के व्यापारों में लगा है, नारकोटिक्स पदार्थ बेच रहा है, खरीद रहा है, या उनसे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों में लगा हुआ है। जिसका पूर्णतः युक्त अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है। जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है, मतलब चाइल्ड आयु में ही शादी होने की संभावना है। जिसके माता पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षकों और अन्य व्यक्तियों के विवाह के अनुष्ठान के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है। अब ऐसा है, उपेक्षित बालक है, ये उपेक्षित बालक है, अनाथ बालक है, और ऐसे बालक हैं जिनकी कोई देखरेख और संरक्षण नहीं कर रहा है। तो उसी तरह की कैटेगरियाँ यहाँ पे बताई गई हैं। बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक माइंड लगाइएगा, कुछ भी आएगा हम आंसर इसमें लगा ले जाएंगे। आप ये सोच के पढ़ेंगे कि हम इसको याद कर लेंगे, पूरा नहीं होगा याद। लेकिन आप ये सोच के एग्ज़ाम में बैठेंगे, पेपर पढ़ेंगे कि नहीं इसका आंसर तो मैं लगा दूंगा। कहीं ना कहीं से परित्यक्त और अनाथ और जिनकी देखरेख नहीं की जा रही है, ऐसे बच्चों की यहाँ पर बातें की जा रही हैं, और उससे रिलेवेंसी में जो कुछ भी आएगा मैं क्लियर लगा दूँगा। कोई क्वेश्चन आता है तो 2.14 में पूछा गया है ऐसे बच्चों के बारे में, और इनके बारे में क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा उपरोक्त सभी। 3 विकल्प दे देंगे, चौथा उपरोक्त सभी दे देंगे, तो उपरोक्त सभी का विकल्प आपको टैग करना है। क्यों करना है, कैसे ऐसी क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं बना सकते वो। आगे बढ़ते हैं 15 बालक हितैषी से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रुख, पर्यावरण, बर्ताव विपरीत है जो मानवीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में है। तो बालक के सर्वोत्तम हित में कोई भी कार्य है वो बालक हितैषी है। 2.16 में बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना, धारा 38 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक विपरीत है। समिति ने उस रूप में घोषित किया है कि दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र है बालक, तो वो बालक स्वतंत्र है, मतलब किनको दत्तक ग्रहण दिया जा सकेगा, समिति घोषित करती है। 17 बालक कल्याण अधिकारी, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा, बालक कल्याण अधिकारी 2.17 में दिया गया।
से यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का ऐसे उत्तरदायित्व से जो विहित किया जाए पालन करने के लिए बालक देख रेख संस्था से जुड़ा कोई अधिकारी अभिप्रेत है। तो बालक संस्था से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी है, चाहे वो बोर्ड द्वारा या समिति के द्वारा निर्देशों का पालन कर रहा है, तो वो यहाँ पे बालक कल्याण अधिकारी है। बालक कल्याण पुलिस अधिकारी, इसको भी टिक कर लेना 18 को। धारा 107 के उपधारा 1 के अधीन पदाभिहित कोई अधिकारी, मतलब पहले से किसी पद पर है, उसको अपन ने बालक कल्याण पुलिस अधिकारी पद भी दे दिया है असाइन, जैसे एसडीओ कर दिया ना, डिप्टी कलेक्टर को एसडीओ बना देते अपन लोग, वैसे ही यहाँ पे है। बाल गृह 219 में बाल गृह है, इसको टिक कर लेना। बाल गृह कहाँ पर डिफाइन है? 219 में डिफाइन है। राज्य सरकार द्वारा स्वयं, किसी स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठनों द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, एनजीओ का हो सकता है, जिले के समूहों में स्थापित अनुरक्षित और धारा 50 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल गृह है। तो ये कह रहे हैं 3 तरीके का हो सकता है। तो आप देखिए कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था हो बाल गृह के तौर पर, प्राइवेट हो, सरकारी हो या एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा हो, वो यहाँ पे आता है। धारा 5 में रजिस्ट्री के बाल गृह भी इसमें आता है। 50 में निर्देश रजिस्ट्री के बाल गृह भी इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। 220 में बालक न्यायालय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बालक न्यायालय के लिए 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला 1 से नंबर 1, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय, नंबर 1। नंबर 2, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय, कोई विशेष न्यायालय। तो यहाँ पे देखिएगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, ये क्या कहलाता? पॉस्को एक्ट है। पॉस्को एक्ट के अधीन विशेष न्यायालय। और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का कोई न्यायालय। तो इस 2005 के एक्ट का कोई न्यायालय और पॉस्को एक्ट का कोई विशेष न्यायालय जहाँ कहीं विद्यमान हो, और जहाँ, तीसरा पॉइंट, जहाँ ऐसे न्यायालय को विहित नहीं किया गया है वहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारता रखने वाला सेशन न्यायालय। तो बालक संरक्षण आयोग 2005 के अधीन कोई न्यायालय, नंबर 1। पॉस्को एक्ट 2012 के अंदर विशेष न्यायालय, और जहाँ कोई न्यायालय नहीं है वहाँ पर सेशन न्यायालय। ये 3 प्रकार के न्यायालय में से कोई एक बालक न्यायालय समझे जाएंगे। आपको ध्यान देना है, 1, 2, 3 उपरोक्त सभी क्वेश्चन आ सकता है। बालक न्यायालय से क्या तात्पर्य? अगर आप इसको केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बालक देख रेख संस्था। अब ये बालक देख रेख संस्था क्या होती है, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे से बाल गृह, खुला आश्रय, यहाँ पे अंडरलाइन करते जाइए या नंबर डाल दीजिए। पहला बाल गृह, दूसरा खुला आश्रय, तीसरा संप्रेक्षण गृह, चौथा विशेष गृह, 5वां सुरक्षा स्थान, 6वां विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, और उन बालकों की देखरेख और संरक्षण जिन्हें ऐसी सेवाओं की जरूरत है करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा। ये 7वां पॉइंट है, मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा अभिप्रेत है। अब देख ले कहाँ हो सकता है, मान लीजिए जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट हैं एलएलबी के, तो मैं एलएलबी में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग में भी आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम में पर्सनली भी मिल सकते हैं। जैसे जो लोकल वाले हैं वो तो मिल ही सकते हैं, बाहर के लोग नहीं मिल सकते, तो पर्सनल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये देख रेख हो गई है, देख रेख संस्था हो गई एक हिसाब से। तो जिस एंगल से भी अपन सुविधाएँ पाते हैं वो देख रेख संस्थाएँ या देख रेख की जाती है बच्चों को देख रेख। समिति 222 में समिति है। समिति से धारा 27 के अधीन गठित कोई बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है। 27 के अधीन, यहाँ पे बाल गृह समिति लिखा होगा, ग्रह को काट लीजिएगा, ग्रह को काट के कल्याण लिख लेना। यहाँ पे बाल कल्याण समिति, ग्रह को काट दीजिएगा, कल्याण लिख लेना वहाँ पे, बाल कल्याण समिति इम्पोर्टेंट है, इसको भी टिक लगाइए आप। 27 के अधीन गठित, धारा 27 के अधीन गठित बाल कल्याण समिति इसके अंतर्गत आती है, ये आपको यहाँ ध्यान देना है। सेक्शन 23 में न्यायालय से कोई ऐसा, पहला सिविल न्यायालय, नंबर 1 डालिए, सिविल न्यायालय अंडरलाइन कीजिए।
अभिप्रेत है, जिससे दत्तक ग्रहण और संरक्षा के मामलों में अधिकारता प्राप्त है। और इसके अंतर्गत दूसरा जिला न्यायालय, तीसरा कुटुंब न्यायालय और चौथा नगर सिविल न्यायालय भी अभिप्रेत है। तो न्यायालय में 4 प्रकार के न्यायालय आते हैं। सिविल न्यायालय आता है, जिला न्यायालय आता है, कुटुंब न्यायालय आता है, नगर सिविल न्यायालय आता है। 4 प्रकार के न्यायालय यहाँ पर न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। 224 शारीरिक दंड से क्या अभिप्रेत है? तो शारीरिक दंड को भी यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये अपन को आज लगभग डेफिनेशन ही हो जाए तो सफिशिएंट है। शारीरिक दंड से किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अभिप्रेत है। शारीरिक दंड, मान लो किसी को थप्पड़ या देना शारीरिक दंड हो गया, थोड़ी बहुत पीड़ा पहुंचाना बालक को। किसी व्यक्ति द्वारा बालक को, किसी व्यक्ति मेजर व्यक्ति द्वारा बच्चे के साथ क्रूरता करना, मारपीट करना, ये शारीरिक दंड हो गया। अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन, जैसे सम्राट है, शैतान करते हैं, दिन में चढ़ दिया जाता है मेरे द्वारा, ये क्या हो गया? शारीरिक दंड हो गया। बालबद्ध सेवाओं से संकटावस्था में बालकों के लिए 24 घंटे ऐसी आपातकालीन पहुंच सेवा अभिप्रेत है। आपातकालीन पहुंच सेवा अभिप्रेत है जो उन्हें आपातकालीन, दीर्घकालीन देखरेख और पुनर्वास सेवा से जोड़ती। अभी भी आपको ध्यान देना है कि आपातकालीन सेवा से क्या तात्पर्य है। देखिए 24 घंटे आप देखेंगे, कहीं टोल से निकलिए, टोल के पास से निकलेंगे तो यहाँ लिखा रहता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो इस नंबर पर डायल करें, बच्चों के संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर। ये जो टोल फ्री सेवाएं हैं जिसको अपन एक डायल करके बात कर सकते हैं, जैसे 112 नंबर है MP में, 100 नंबर से ज़्यादा प्रभावशाली 112 नंबर हो गया है। कैसे 112 में सारी सेवाएं दे दी गई, क्या प्रॉब्लम है आप उस पर बता दो, एम्बुलेंस चाहिए आपको, फायर ब्रिगेड चाहिए या फिर पुलिस चाहिए, सबसे कनेक्ट करवा देते। ऐसी सेवाएं यहाँ पे बालबद्ध सेवाओं के अंतर्गत आती हैं जिनको अपन चिल्ड्रन सर्विस बोलते हैं। 24 घंटे आपातकालीन पहुँच में रहती हैं, देख रेख पुनर्वास को जोड़ती हैं आपातकालीन। 226 में जिला बालक संरक्षक एकक, इसको भी टिक कर लीजिए आप, जी क्या होता है जिला बालक संरक्षक एकक। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बालक संरक्षण एकक अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को और जिले में अन्य बालक संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। तो यहाँ पे एक यूनिट की बात की गई है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक यूनिट है 106 के अधीन, जो क्या करेगी? जिला मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में काम करेगी। जिला मजिस्ट्रेट जो है इसके सुपरविजन में काम करेगी या पर्यवेक्षण में काम करेगी, ये आपको ध्यान। 226A में जिला मजिस्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर IMP डालिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है इस बार। वैसे अभी 2021 में जोड़ा गया है और इसके पावर ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं किशोर न्याय में। जिला मजिस्ट्रेट पूछा जा सकता है किस क्लॉज में डिफाइन है, तो 2021 में जोड़ा गया है। 26A में डिफाइन है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट से 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट आते हैं, जिले का अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है, मतलब DM तो आते हैं इसमें, DM के अलावा ADM साहब भी आते हैं, एडिशनल DM भी आते हैं। के अंतर्गत जिले का अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है, मतलब और कोई भी आ रहा है इसमें, समझ रहे ना आप। तो ADM भी आ रहा है, DM तो ऑलरेडी आते ही हैं इसमें, तो जिला मजिस्ट्रेट में DM और ADM दोनों आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है, इसके बाजू में आप लिख लीजिए, अर्थात DM एवं एडिशनल DM के साथ लिख लीजिए। अपर कलेक्टर, अपर जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट। 27 उचित सुविधा तंत्र क्या होता है? से किसी सरकारी संगठन, रजिस्ट्री के स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र है, मतलब या गवर्नमेंट चला रही है, प्राइवेट व्यक्ति चला रहे हैं, NGO चला रहे हैं, जो किसी विशिष्ट बालक का किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार। अब देखो बच्चे आते हैं हर तरह, मान लीजिए एक साइको बच्चा है, मेंटल है, तो उसकी देख रेख करने के लिए ऑथराइज है कुछ समय के लिए, अस्थायी जिम्मेदारी लेने के लिए इसको है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? उचित सुविधा तंत्र बोल देते हैं।
और ऐसा सुविधा तंत्र उक्त प्रयोजन के लिए धारा 51 की उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा उपयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त है। समिति और बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसा तो रिकॉग्नाइज तो होना ही पड़ेगा, जभी तो आप इसको कोई फ़ायदा दे पाएंगे किसी व्यक्ति को। प्राइवेट तौर पर बिना मान्यता प्राप्त होगा तो कौन छोड़ाएगा बताइए। हम लोग कहीं एडमिशन लेते हैं तो पहले देखते हैं मान्यता है कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को कि नहीं है, तो हम एडमिशन लेते हैं। मान लीजिए कहीं से एफिलिएशन ही नहीं है, मानते नहीं, फर्जी कॉलेज में लेंगे एडमिशन नहीं, तो यहाँ भी मान्यता होती है इनको, जो डीएम के सबऑर्डिनेट रखी जाती है एक हिसाब से। आगे देखेंगे 228 योग्य व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति प्रेरित है जो बालक की किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति की इस निमित्त जांच के पश्चात पहचान कर ली गई है और उसे उक्त प्रयोजन के लिए यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने उसकी देखरेख करने के लिए योग्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। योग्य व्यक्ति, अब कौन सा योग्य व्यक्ति है? जैसे आप सब लोग हैं, अब मैं बोलूँगा कौन सा योग्य व्यक्ति है, तो आप में से किसी एक व्यक्ति को मैं बताऊंगा कि ये योग्य व्यक्ति है। ये इससे बोला जाए कि ये 10 बजे ही कोर्ट पहुंचना है तो ये 9:55 पे कोर्ट आ जाएगा, ये बंदा इतना पंक्चुअल व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। तो योग्य व्यक्ति, बालक के संबंध में योग्य व्यक्ति समिति और बोर्ड डिसाइड करता है। इसको 28 बता दिए। पोषण देख रेख 29 में 229 में पोषण देख रेख है से किसी बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुंब से भिन्न ऐसे कुटुंब के जिसका ऐसी देखरेख करने के लिए चयन किया गया है, जिसे अर्हत घोषित किया गया है, जिसका अनुमोदन या पर्यवेक्षण किया गया है, घरेलू वातावरण में अनुकल्पित देखरेख के प्रयोजन के लिए रखा जाना। तो पोषण देखरेख में क्या है? अब न्यूट्रिशन कैसे ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे बच्चे को समिति द्वारा उसके रियल कुटुंब में न रखे, किसी अन्य कुटुंब में रखना है जहाँ पे उसकी प्रॉपर देखरेख हो, घरेलू वातावरण मिले, खाना पीना अच्छे से वार्तालाप मिले, ये यहाँ व्यवस्था पोषण देखरेख। 230 में पालक कुटुंब, पालक कुटुंब से विंडो खोल देना। पालक कुटुंब से ऐसा कुटुंब अभिप्रेत है जिससे जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिए बालकों को रखने हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो पालक कुटुंब एक कुटुंबी है जहाँ पे बच्चों को रखा गया है, जिला बालक संरक्षक एकक द्वारा पोषण देखरेख के लिए उपयुक्त पाया गया है। मान लीजिए एक परिवार है जिसने बच्चे को रख दिया कि आप रखो, इसकी सेवा करो। ज़्यादातर ये होता है जो बच्चे को लेके आता है उसी को हैंड ओवर कर देते कि आपको रखना है जब तक माता पिता नहीं मिल जाते। पुरानी पिक्चर देखिए, कोई कमल हसन टाइप की पिक्चरें आई हैं, तो बच्चे की वो पुलिस थाने ले जाते, बच्चे को उसी को दे देते कि आप रखो, इसकी केयर करो, समय समय पर थाने आते रहना जब तक माता पिता को सारी। 231 संरक्षक से किसी बालक के संबंध में उसका नैसर्गिक संरक्षक है ऐसा कोई अन्य व्यक्ति प्रेरित है जिसकी वास्तविक देखरेख में समिति या बोर्ड की राय में वह बालक है जिसे यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा कार्रवाइयों के द्वारा संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। गार्जियंस, समिति या बोर्ड डिसाइड करता है कि गार्जियंस कौन होगा। जैसे हम आप लोग लेके गए तो हो सकता है अपन ही को गार्जियंस बना ले, या उनके कोई चाचा मामा ताऊ कोई हो बच्चे के, उन्हें गार्जियंस बना देना, अनाथ बच्चा है तो ये गार्जियंस हो गए हैं। तो ये समिति और बोर्ड यहाँ पर मान्यता प्रदान करता है या नियत करता है। 232 में है सामूहिक पोषण देखरेख। अभी सामूहिक पोषण देखरेख क्या होता है इसको भी आप थोड़ा जल्दी समझ लीजिए। से देखरेख और संरक्षा के जरूरतमंद ऐसे बालकों के लिए, मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, जिसकी पैतृक देखरेख नहीं होती है, माता पिता नहीं है जिसके, कुटुंब में जैसी ऐसी देखरेख सुविधा अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य कुटुंब में जैसे और समुदाय आधारित संसाधन समाधानों के माध्यम से व्यक्तिपरक देखरेख करने तथा संबंध और पहचान के बोध को अनुकूल बनाने का है। अब देखिए कुटुंब की भांति जहाँ पे बच्चे की देखरेख की जाती है, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी जिनके माता पिता नहीं हैं, तो उसे अपन सामूहिक पोषण देखरेख कर देते हैं। सामूहिक तौर पर पोषण देखरेख होता है इसका। जघन्य अपराध देखिए 233 इंपोर्टेंट है। हीनियस ऑफेंस बोलते जघन्य अपराध को, इसका फंडा समझ लीजिए। ऐसे अपराध जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई भी वर्तमान विधि हो, न्यूनतम दंड 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है। न्यूनतम दंड कितना है? 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है। उसे अपन लोग क्या बोलते? जघन्य अपराध। 7 वर्ष या उससे ज़्यादा के कारावास से दंडनीय मामले हैं जो बच्चों को दंडित करने की बात यहाँ पे की गई है, वो जघन्य अपराध कहलाते हैं। ऐसे मामले जघन्य अपराध के अंतर्गत आते हैं। 233
अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण 234 में है। इसे भारत से अनिवासी भारतीय द्वारा या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा, एनआरआई की बात करते हैं, भारतीय अनिवासी भारतीय द्वारा, अनिवासी भारतीय क्या कहलाता है, एनआरआई कहलाता। और भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा पीआईओ बोलते हैं, जो सेक्शन आर्टिकल 6 से 11 तक में दिया गया पीआईओ है ये। किसी विदेशी द्वारा बालक का दत्तक ग्रहण, फॉरेनर भी आता है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, तीसरा फॉरेनर भी यहाँ पे आता है, एनआरआई, पीआईओ और फॉरेनर भी यहाँ पे आता है, मतलब विदेशी भी आता है जो दत्तक ग्रहण ले सकता है। इनको अपन अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण बोलते हैं, मतलब एक देश से अन्य देश के लोग भी यहाँ दत्तक ग्रहण करने आ सकते हैं। तो जो भारतीय मूल के एनआरआई हैं, विदेशों में रह, वो इंडिया से दत्तक ग्रहण करके ले जाते हैं। अपन ऐसे ही लोगों को सौंपेंगे जिनके पास पैसा है, बच्चों को वो खिला पिला सकें, पढ़ा सकें, तभी तो दत्तक देंगे, वरना अपन भीख मांगने वाले को थोड़ी दे देंगे, वो भीख मंगवाएगा। तो एनआरआई को दे देंगे, पीआईओ को दे देंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या कोई विदेशी है और वो लेना चाहता है दत्तक, तो उसको भी दत्तक दे देंगे। इंडिया से काफ़ी बच्चों को दत्तक लिया जाता है विदेश में। किशोर तो पढ़ ही लिया है अपन ने 235 में, किशोर है 18 वर्ष से कम आयु का बालक किशोर कहलाता है। 36 में स्वापक औषधि और मनाप्रावी पदार्थ से एनडीपीएस एक्ट की 1985 में जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ माना जाएगा। 237 में निराक्षेप प्रमाण पत्र क्या है, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में उक्त प्रयोजन के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र। तो देखिए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण है, यही अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को मान्यता देता है। इसके द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है निरपेक्ष। यहाँ पे अपन देखेंगे एनओसी बोला जाता है इसको, एनओसी 37 में है। कौन देता है एनओसी? अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण देता है, केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। केंद्रीय प्राधिकरण जारी करता है एनओसी की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक विदेशी ले रहा है बच्चे को दत्तक, एनआरआई ले रहा है, पीआईओ ले रहा है, तो ले सकता है, ये एनओसी सर्टिफिकेट। अनिवासी भारतीय 238 एनआरआई बोला जाता है, एनआरआई को 238 में परिभाषित किया गया। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और वर्तमान में 1 से अधिक वर्ष से विदेश में रह रहा है, एनआरआई बोला जाता है। जैसे मेरे एक मित्र हैं, पिंटू हैं, पिछले करीब 3 साल से वो लोग अमेरिका कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कभी कभी फ़ोन आता रहता है उसका। अब ये क्या, एनआरआई माने जाएंगे, अनिवासी भारतीय 1 साल से ज़्यादा समय से पासपोर्ट के आधार पर विदेश में रह रहे हैं, इनको एनआरआई बोल देते हैं। 239 अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना होगी। 240 में संप्रेक्षण ग्रहों, अब संप्रेक्षण ग्रहों को आप टिक कर लीजिए, खुला ग्रह को खुला आश्रय, इनको भी टिक कर लीजिए। संप्रेक्षण ग्रहों से किसी राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिलों के समूह में स्थापित और अनुरक्षित धारा 47 से 1 में वर्णित प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत संप्रेक्षण ग्रह अभिप्रेत है, ये आप ध्यान दीजिए। 241 में खुला आश्रय से बालकों को छोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 43 की उपधारा 1 के अधीन स्वयं या किसी स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित, मतलब गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो या एनजीओ द्वारा स्थापित हो, और अनुरक्षित इस धारा के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत सुविधा तंत्र, रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए रजिस्टर्ड, वो यहाँ पे खुला आश्रय के अंतर्गत आएगा, चाहे वो प्राइवेट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो या एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा हो। अनाथ से आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा बालक जिसके जैविक दत्तक माता पिता विधिक संरक्षक नहीं है, कोई नहीं है जिसका, भगवान है जिसके सब कुछ, जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है, देखरेख करने में समर्थ नहीं है। अब संरक्षक तो है लेकिन वो क्या है, बेवड़ा है, पीता है, बच्चे की केयर नहीं करता है, इस तरह का है, या समर्थ नहीं है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है, वो क्या बच्चे को पढ़ाएगा, क्या केयर करेगा उसकी, तो ये आप देखिएगा विधिक संरक्षक नहीं है। 243 में विदेशी भारतीय व्यक्ति, ओसीआई बोला जाता है, ओवरसीज, इसको देख क्या बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई। इसका भी आपको कॉन्सेप्ट सेक्शन आर्टिकल 6 से 11 तक में मिलेगा, 5 से 11 है ना जो संविधान में नागरिकता में, वहाँ मिलेगा ओसीआई का कॉन्सेप्ट।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति होते हैं जिनको भारत की नागरिकता दे दी जाती है, रजिस्टर्ड के आधार पर नागरिकता दी जाती है, उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा है। रजिस्ट्रेशन के तौर पे मान्यता दे दी जाती है। जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, अब कोई अन्य स्टूडेंट है, तो उसको हमने रजिस्टर्ड के तौर पे मान्यता दे दी कि भैया आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपके पास एक ID